congratulatory claims. हमने सुना कि आज भी शायद इलेक्शन कमीशन की ओर से और कोई एक रिलीज आने वाला है, लेकिन इस बीच में जितने आए उसमें आंकड़े बढ़ते चले गए और जो लास्ट हमें मिला करीब 65 लाख से ज्यादा, इतने लोगों के नाम कट जाएंगे। तो हमने जब शुरू किया था हमने कहा था कि हमें आशंका है कि 2 करोड़ लोग डिसइनफ्रेंचाइज होने वाले हैं। And the Election Commission with its claims basically is corroborating our apprehension कि अभी तो 65 लाख का नाम आ गया है जिनके बारे में अचानक इन्होंने कहा कि ये लोग कोई मर गए हैं, कोई परमानेंटली बाहर चले गए हैं। And the Election Commission has made one very misleading and I would say false claim. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने पार्टियों के साथ ये शेयर किया है। Let me tell you very clearly कि हमारे पास जो ब्लॉक लेवल का डेटा आया है वो है कि पेंडिंग एन्यूमरेशन फॉर्म, ये एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे सब वही जो जमा नहीं हुआ। अब उसी के अंदर वो लोग भी होंगे जिनके बारे में कह रहे हैं कि ये गुजर गए हैं, वो लोग भी होंगे जो कह रहे हैं कि हम बाहर चले गए हैं, जिनके बारे में कह रहे हैं कि ट्रेसेबल नहीं है। तो इट्स अ वेरी हिडन काइंड ऑफ ए थिंग, वो हमारे लिए डिकोड करना भी संभव नहीं है। अगर हमें पता चलता तो हम लोग अपने स्तर पर भी कम से कम कुछ देखते कि जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग मर गए हैं, तो इनमें से सच में मरे हैं कि वो कौन जिंदा है, सच में कौन बाहर चले गए, कौन अभी भी है, तो हम लोग भी कुछ चेक कर सकते थे एट द ड्राफ्ट स्टेज इटसेल्फ। बट इलेक्शन कमीशन वांट्स टू प्रीएम्प्ट दैट कि बेसिकली जो ड्राफ्ट हम जारी कर देंगे तो कर देंगे। तो एक तो ये बात है। सेकेंड, हमें बड़ा ताज्जुब जो लगा कि इतना इंटेंसिव आपने किया, जो आपका क्लेम है कि हम घर घर गए, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि घर घर गए नहीं, घर घर वो गए नहीं। अब जैसे कहते हैं कि पर्वत अगर मोहम्मद के पास नहीं आया तो मोहम्मद को ही जाना पड़ता है पहाड़ के पास। तो बिहार के लोग बीएलओ को ढूंढने लगे कि बीएलओ घर अगर नहीं आ रहे हैं, वो ढूंढने लगे हैं, तब भी बीएलओ बहुत जगह नहीं मिले। लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं, इट्स ऑल अबाउट एक्सक्लूजन, इट्स ऑल अबाउट एक्सक्लूजन, अलग अलग ग्राउंड्स पे कि दिस मेनी पीपल दे आर पास्ड अवे। और वो ताज्जुब की बात है कि अभी समरी रिवीजन हुआ था कुछ ही दिन पहले, जनवरी 25 का हमारे पास लिस्ट है, और बिटवीन जनवरी 25 आर यू टू बिलीव दैट बिटवीन जनवरी 25 एंड जुलाई 25 इन 6 months 22 lakh people are passed away? Or does election commission want to suggest that the January revision was flawed? उसमें हमको पता नहीं चला था। तो ये आंकड़े तो पहली बात हमें लगता है कि वेरी कंप्लीटली डिफाइड क्रेडिबिलिटी, ये बिल्कुल मानने लायक, ये पचाने वाली बात नहीं है। वैसा हजमुला की गोली अभी तक नहीं आई है जिससे हम इन आंकड़ों को पचा सके कि ये बिहार के लिए मानने वाली चीज है। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि 6 महीने में, अब 1 महीने के सघन पुनरीक्षण में आपको कोई एक आदमी भी नहीं दिखा जिनका नाम वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि दिस इज एन एक्सरसाइज इन एक्सक्लूजन एंड इलेक्शन कमीशन इज प्रूविंग अस राइट कि ये सारे अलग अलग कैटेगरी के लोगों को ले आए हैं कि जो अलग अलग है कि इस वजह से नाम उनके नहीं रहेंगे। लेकिन एक भी पूरे बिहार में इतना सघन पुनरीक्षण के बाद इट्स हाईली सरप्राइजिंग दैट इट डिडंट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन हु इज एलिजिबल एंड फॉर इंक्लूजन इन द वोटर लिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना पीठ थपथपाना शुरू किया। इट्स क्वाइट अकीन टू what Modi ji is saying, the monsoon session is all it's a victory celebration for Operation Sindhu। और चुनाव आयोग भी उसी तरह से जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सुनवाई चल रही है, जिस पर पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है वोटबंदी के खिलाफ, और चुनाव आयोग अपना पीठ थपथपा रहा है कि बहुत सफल रहा, और उन्होंने तमाम पार्टियों को इसके लिए धन्यवाद भी दे दिया, तमाम पार्टीज को और सबको। तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत ऐसी स्थिति में है 1 महीने के बाद। अब यहाँ डॉक्टर सिंह भी है और वेट कर रहे हैं, सीपीआई सीपीएम के साथ भी हैं, मनोज जी भी हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों और मेरे साथ विराजमान मेरे अभिन्न मित्र, मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहता हूं प्राथमिक रूप से कि देखिए ये जो बात हो रही है इस विषय में, ये राजनीतिक अभियान है।
राजनीतिक अभियान जो है इसका कोई संबंध नहीं है कानूनी प्रक्रिया से, ये स्पष्ट करना आवश्यक है। कचहरी का उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है कि वो हमारी सब दलीलें मान लें और इसको अवैध करार कर दें। उनका अधिकार क्षेत्र है कि हमारी याचिकाओं को खारिज कर दें। ये वैधता पे होती है दलील। इसका मतलब नहीं कि जो चीज़ अगर कानूनी रूप से वैध पाई गई वो उपयुक्त है, सही है या राजनीतिक रूप से उसके विषय में अभियान नहीं होना चाहिए। ये पहली बात है। आज जो बात होगी मेरे मित्र, खास तौर से मेरे मित्र आ रही है आवाज़? आ रही है? मेरे मित्र खास तौर से बिहार से जो हैं और मेरे मित्र मेरे लेफ्ट पे जो बैठे हैं, ये सब आपको ज़मीनी सच के बारे में बताएंगे और निश्चित रूप से कुछ कानूनी बिंदु भी हैं जिनको हम दलीलों के तौर पे, याचना के तौर पे आपको समझाएंगे, न कि किसी रूप से किसी सब जुडिस मैटर पे टिप्पणी करने का उद्देश्य हो। दूसरा, मैं शुरुआत करने से पहले बहुत आदरपूर्वक, विनयपूर्वक हाथ जोड़कर चुनाव आयोग को कहूँगा कि ये मुद्दा राजनीतिक हट का नहीं है, राजनीतिक जिद का नहीं है, ये संस्थागत अहंकार का नहीं है, नो इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस। इसमें कृपया आप पुनर्विचार करिए। पूरे देश में इसमें एक अभियान है, सब लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं और इसमें आप किसी भी एक राजनीतिक या संस्थापित जिद पे नहीं अटके रहिए। तीसरा, जो मूल मुद्दा है कि 2003 के बाद यदि आपने लगभग 10 या 9 चुनाव किए हैं संसद के और असेंबली के, और उस वक्त तक जितने आपके पास ये प्रमाण पत्र थे, कभी आधार था, कभी एपिक था, ईपीआईसी, कभी राशन कार्ड था, अगर ये सब था तो न्यूनतम अगर हम आपकी बात मान भी लें, जो हम कानूनी रूप से वैसे नहीं मानते हैं, तो आपको क्या जल्दबाजी थी कि जून के अंत जुलाई में ये अभियान शुरू करें, चुनाव से इसको संबद्ध करें, चुनाव से उसको लिंक करें, जो 3-4 महीने में है। क्यों नहीं आप ये प्रक्रिया चुनाव के बाद कर सकते थे? एक और चुनाव हो जाता, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं रहती। ये पूरे प्रक्रिया को स्क्वीज करने की प्रयत्न 2-3 महीने में नहीं होता। बहुत सारे गलतियां उस समय सीमा के कारण उठ रही हैं। चौथा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है, वो बड़ा साफ है लेकिन उसको एम्फसाइज करना आवश्यक है। औपचारिक वक्तव्य आ गया है बार बार चुनाव आयोग का, जो सीधा संकेत देता है कि ये नागरिकता की एक्सरसाइज है। मैं जरा इसको समझाऊं आपको, जो पहले इतना स्पष्ट और औपचारिक नहीं था। कारण ये है कि जब उच्चतम न्यायालय ने, और उच्चतम न्यायालय सिर्फ अनुरोध नहीं करता, सुझाव नहीं देता, आदेश देता है। उच्चतम न्यायालय के सुझाव और टिप्पणियां भी आदेश के बराबर होती हैं। जब उन्होंने कह दिया कि आप कम से कम ये कंसिडर करिए, और हमारा मानना है, मैं नहीं मानता बिल्कुल चुनाव आयोग का ये इंटरप्रिटेशन कि उसके अंतर्गत वो पूर्णतया आधार को इग्नोर कर सकते हैं, एपिक को इग्नोर कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक बार उनकी तरफ मान भी लिया जाए तो ये क्या अजीब सा अहंकार कि उन्होंने पर से औपचारिक रूप से आधार और एपिक और राशन कार्ड को नहीं मानने के लिए करीब 2-3 बार वक्तव्य दे दिया है। तो अगर आप आधार, एपिक कार्ड और प्रमाण पत्र को नहीं लेंगे तो इसका मतलब तो एक ही है कि हमको प्रमाण चाहिए नागरिकता का। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है, मुद्दा आने वाला है, इसलिए मैं इसमें बिल्डअप कर रहा हूं आपके लिए। इसका मतलब है कि आपका स्टेटेड सीधा उद्देश्य है नागरिकता, क्योंकि आपने कहा है अपने वक्तव्यों में कि नागरिकता न हो सकती है प्रमाणित आधार से, न हो सकती है प्रमाणित एपिक से, न हो सकती है प्रमाणित राशन कार्ड से। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रक्रिया नागरिकता को
निर्धारित करने की प्रक्रिया का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग को दिया गया था। देखिए, नागरिकता को निर्धारित करने की प्रक्रिया जिसको अब मान गया है चुनाव आयोग, मैं दोहरा रहा हूं, मान गया है, इसीलिए आप मना कर रहे हैं ना आधार कार्ड पे, क्यों मना करते नहीं तो? वो शुरुआत होती है हमारे संविधान से, उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट, उसके बाद आता है फॉरेनर्स एक्ट, और अंत में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अंत में क्यों आता है मैं बताऊंगा आपको 2 मिनट में। लेकिन संविधान में बड़ा रोचक प्रावधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 10। मैं आपको बोर नहीं करूंगा उसके डिटेल्स पढ़ के, लेकिन उसकी जो शुरुआत के शब्द हैं, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। जो आदमी कंटिन्यू कर रहा है 5, 10, 15, 20 साल से, वो राइट्स अवरुद्ध पहली बात तो हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात, इसका मतलब ये नहीं कि कानूनी रूप से मैं इनकी सिटीजनशिप नहीं छीन सकता, मैं छीन सकता हूं। उसके लिए बड़ी विस्तृत प्रक्रिया लिखी गई है सिटीजनशिप एक्ट में। इसमें प्रावधान X है, Y है, इनको नोटिस जाएगा, एक प्रक्रिया होगी, या फॉरेनर्स एक्ट में है, ये एक ट्राइब्यूनल के सामने जाएंगे, वो निर्धारित होगा न्यायिक रूप से, एडजुडिकेटरी। तो ये बताइए मुझे कि चुनाव आयोग 2 महीने में इस नई रीति रिवाज को लेकर ये कह के हम आधार नहीं लेंगे क्योंकि इससे सिटीजनशिप, नागरिकता प्रमाणित नहीं होती है, हम एपिक नहीं लेंगे इत्यादि। आप निर्धारित कर रहे हैं नागरिकता बर्थ सर्टिफिकेट मांगकर, और नागरिकता के लिए आप न भेज रहे हैं इनको फॉरेनर ट्राइब्यूनल में, न भेज रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट में, और क्या आप 4.98 करोड़ जो एस्टिमेट है 2003 के बाद लोगों का, उन सबको हियरिंग दे पाएंगे? उनमें से आधे को, उनमें से 1 करोड़ को हियरिंग दे पाएंगे? बाकी छोड़ी, मैं 4 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 करोड़, 1.5-2 करोड़ मान लीजिए। तो आप हियरिंग कैसे देंगे? न्यायिक निर्धारण कैसे, कौन करेगा? चुनाव आयोग का तो कहीं अधिकार क्षेत्र नहीं है। आपका कहना है कि आरोपीए में लिखा है कि नागरिक, निश्चित रूप से लिखा है नागरिक। उसी आरोपीओं को लागू करते हुए आपने एक समरी रिवीजन किया 6 महीने पहले और 10 इलेक्शन होल्ड किए। उसका मतलब होता है उस आरोपी का कि हाँ नागरिक होना है, लेकिन जब आप किसी को हटाना चाहते हैं नागरिकता से, ये देखिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक फर्क है जो उच्चतम न्यायालय ने शुरुआत से बनाया। एक होता है अभिषेक सिंघवी अर्जी देके नागरिक बनना चाहता है, एक होता है मनोज झा जो नागरिक है उसको हटाना है नागरिकता से। ये दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं। ये सही बात है कि मैं अगर अब अर्जी दूं तो मेरे को आप लटका सकते हैं, नहीं दें आप उसकी तहकीकात कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेकिन झा जो बैठे हैं ऊपर, उनको हटाने के लिए प्रक्रिया बहुत विस्तृत चाहिए। उनको आप इलेक्टोरल रोल के आधार पर नहीं हटा सकते। ये बात आपको आश्चर्य होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फर्क उच्चतम न्यायालय ने 20 साल पहले बनाया है। अभी आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बाध्य हूं आपको थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि हम हर चीज को डिटेल से नहीं भाग सकते, तथ्यों से नहीं भाग सकते हम। मैं बहुत लंबा जजमेंट है 1995 का लाल बाबू हुसैन, मैं सिर्फ 2 उसके हिस्से पढ़ूंगा आपके लिए। If we turn to the citizenship rules 1966, we find detailed provisions. Thank you, sir. ऐसे रखो बात, ऐसे रखिए। Citizenship, we find detailed provisions in regard to the procedure to be followed for the acquisition of citizenship and for the termination thereof. It will thus be seen that if a person has acquired citizenship and a question arises whether or not he or she has lost the citizenship by acquisition of the citizenship of another country, that question has to be resolved by the authority prescribed under the act. किसी एक्ट में लिखा है कि ये रिजॉल्व करेगी EC. Authority prescribed in the act is central government, MEA or foreigners tribunal. Thus the question whether a person is a foreigner is a question of fact, which would require careful scrutiny of evidence, since the inquiry is quasi-judicial in character. आप ये बताइए कि चुनाव आयोग में रॉकेट है क्या कोई जो क्वेज़ाई-जुडिशियल 1-2-1.5 करोड़ लोगों के लिए 1.5-2 महीने में कर लेगी? न्यायिक प्रक्रिया, नोटिस, जवाब, हियरिंग, सुनवाई, और अंत में फिर ये बड़ा एक और रोचक डिस्टिंक्शन किया अगले पन्ने पे
पहला वाला पैरा था 6, ये पैरा 7 पढ़ रहा हूं अगर किसी को संदेह हो तो। 2 situations arise. The first where the name is to be entered on the rolls for the first time. जो मैंने कहा सिंघवी अर्जी देता है, आइए निरुपमा जी, आइए, स्वागत है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, सिंघवी अर्जी दे रहा है। And the second where the name already entered is required to be deleted. The Manoj Jha example. In the first mentioned situation, before the name is entered on the rolls, the officer concerned must be satisfied that he is not disqualified. In the second situation, जिसकी बात अब आ रही है बिहार में, since the name is already entered, it must be presumed that before entering his name, the officer concerned must have gone through the procedural requirements. Presumption. This would be so even if we invoke so and so, but then the possibility of mistake cannot be ruled out. These mistakes, if any, have to be corrected. Even if we are to assume that this can be looked at under the representation of people's rules and they are wide enough to cover the question relating to citizenship, the issue would have to be decided after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard. अब जनाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो बड़ा स्पष्ट है कि हमारे कानून में, हमारे संविधान में, हमारे स्टैट्यूट में, फॉरेनर्स एक्ट में, सिटीजनशिप रूल्स में कभी भी ये स्वप्न भी नहीं आया था कि चुनाव आयोग निर्णित करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक जिद न करें, आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अब प्रमाणित ये भी हो गया है कि जो आपने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, एक में आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरे में माँ या बाप का, तीसरे में दोनों का, तो ये तो सिर्फ आपका फोकस नागरिकता पे है और इसकी पुष्टिकरण आपने ही कर दिया है कह के कि हम आधार भी नहीं देखेंगे, एपिक भी नहीं देखेंगे, रेशन कार्ड भी नहीं देखेंगे। एक और मजाकिया बात, आप उठते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, बाथरूम जाते हैं, क्लब जाते हैं, बाहर जाते हैं, हर जगह आधार कार्ड दिखाने का कहा गया है पिछले 15 साल से हर नागरिक को इस देश में। आप अगर छींकते हैं तो आपको आधार कार्ड चाहिए। सबसे मजाकिया बात अनुच्छेद 23 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसको संशोधित किया गया आधार को रिकॉग्नाइज करने का, क्योंकि पुराने रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आधार था ही नहीं, आधार तो बाद में आया। तो उन्होंने कानून को यानी रूल्स को नहीं, एक्ट को बदला और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद जो सब क्लॉज 4 है कि आधार को गिनिए। आज आप कहते हैं कि आधार तो था बेकार है, जहाँ तक मेरी प्रक्रिया, मेरा फोकस का सवाल है, और चूंकि वो नागरिकता, मैंने ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया नागरिकता के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा जो मैंने अभी पढ़ा, अंतिम में बस 2-3 मिनट खत्म कर रहा हूँ, अभी जो मैंने पढ़ा उससे बड़ा स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो ऑलरेडी बैठा है रजिस्टर में, उसके पक्ष में एक मान्यता, एक प्रिजम्पशन है, कानूनी प्रिजम्पशन है, कानूनी मान्यता है, कानूनी बाध्यता है, उस प्रिजम्पशन को हटा सकते हैं। कल हमारे में से कोई कॉलीग आके ये एविडेंस दे सकते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे सब ये बाहर अफगानिस्तान से आए थे, कहीं और से आए थे। वो प्रक्रिया एक अलग होती है, लेकिन प्रिजम्पशन मेरे हक में है, मनोज झा के हक में है कि हम बैठे हैं रजिस्टर में, आपने उस पूरे पक्ष को, जिसको कानूनी लोग से हम कहते हैं, रिवर्स कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ को। मैं जाके कैसे स्थापित करूंगा, वो भी 2 महीने के अंदर, कि मैं नागरिक हूँ। आप ये नहीं स्थापित कर रहे हो कि मैं नागरिक क्यों नहीं हूँ, आप कोई दस्तावेज नहीं दिखा रहे हो कि मेरे पड़ोसी ने आके कहा कि मैं तो यहाँ से घुस के आया हूँ, मेरे माँ बाप तो विदेशी हैं। प्राथमिक रूप से भी आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। आपने एक सिर्फ सर्कुलर निकाला कि आप लोग सब जो बैठे हैं इलेक्टोरल, हमको आके प्रमाणित करिए कि आप नागरिक हैं। तो जो मैंने अभी शब्द पढ़ा प्रिजम्पशन, और मैंने उसके अलावा जो कहा बर्डन ऑफ प्रूफ, उस सबको आप एक ही साथ निरस्त कर रहे हैं। इसके अलावा आखिरी 1-2 बिंदु, आप जानते हैं कि जो ज़बरदस्त बर्थ सर्टिफिकेट की पैदाइश हुई है, अभी बर्थ सर्टिफिकेट पैदाइश के बारे में चुनाव आयोग ने बर्थ सर्टिफिकेट को वापस पैदाइश दे दी है। वो पैदाइश 2-3-4% लोगों के पास है बिहार में कवरेज। बर्थ सर्टिफिकेट का जो अवलोकन हुआ है, पता नहीं, कोई कहता है 2%, कोई कहता है 3%, कोई कहता है 5%। इन एज फार एज बर्थ सर्टिफिकेट इज कंसर्न, वो आपका प्राथमिक प्रमाण है, वो आपका केवल प्रमाण है, न कि एपिक आपका खुद का कार्ड, न कि आधार देश भर का कार्ड, न कि राशन कार्ड।
और अंतिम बात, अभी मेरे मित्र ने बात की आपको 63 लाख या 65 लाख की, वो अपने आप में भयानक आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप जानते हैं कि असेंबली चुनाव में 2000 4000 वोट ही बहुत होते हैं, 10,000 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसको छोड़िए, ये तो अभी ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। ये जो 63 हैं या इसमें से जो 25 लाख मृत हैं या 63 मान लीजिए टोटल, ये तो बिना किसी दस्तावेज के खाली फॉर्म्स लिए हैं आपने। पिछले 1 महीने में चूंकि हमने याचिका, देखिए याद रहे जो ओरिजिनल प्रस्ताव आया था चुनाव आयोग का, उसमें उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे आपके फॉर्म के साथ। जब हमने याचिका फाइल की तो उन्होंने कहा अभी हम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ले लेंगे, 1 महीने बाद लेंगे, यानी अब अगस्त से। तो ये तो बिना उसके सिर्फ एक कागज के आधार पे आप कह रहे हैं कि 63 लाख या तो मृत हैं या बाहर हैं। जो हमारा आंकड़ा था कि आप कम लगभग 2 करोड़ पे आप दुष्प्रभाव कर सकते हैं, वो तो अब दस्तावेज के बाद शुरू होगा। और शुरू कब होगा? 2 अगस्त को होगा। खत्म कब होगा? 30 सितंबर को होगा। ये 55-60 दिन में आप सुनवाई कर लेंगे, अवलोकन कर लेंगे, इवैल्यूएशन कर लेंगे। ये तो सबसे बड़ा हनन है मूल ढांचे का, समतल जमीन का, लेवल प्लेइंग फील्ड का, लोकतंत्र का। इसलिए हम वापस मैं बात अपनी अंत करना चाहूँगा ये बोल के कि प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि इसमें आप अहंकार, संस्थागत अहंकार पे खड़े नहीं रहिए। इसको अभी भी रोकने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मूलतः ये लड़ाई, ये संघर्ष न्यायालय के अंदर अभिषेक जी, अखिल जी और बाकी सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है जिन्होंने कहा भी कि वैधता के लिए सवाल नहीं है। सवाल कई चीज होती है कि वैध भी हो सकती है, उसके तौर तरीके पे, उसके समय सीमा पर सवाल होता है। मैं आपके समक्ष कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। पहले भी बात हुई है, लेकिन दोहराने के दृष्टिकोण से जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने बहुत जोश के साथ कहा था कि मेरा कोई भी निर्णय बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के नहीं होगा। मैं समझता हूँ 22 वर्षों में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन भागीदारी के नाम पर हम में से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संवाद नहीं हुआ। 24 को आपने अधिसूचना जारी की, 25 से आप इसमें लग गए, 1 महीने का आपने वक्त दिया, 11 दस्तावेज को सैक्रोसैंक्ट बना दिया और हमारी अपील का आप पर कोई असर नहीं हुआ। कितने प्रिजम्पशन जो अभी अभिषेक सर कह रहे थे, एक प्रिजम्पशन उनकी जुबान से निकला और जो हकीकत है बिहार की, 20% लोग स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार के बाहर रहते हैं। आपके प्रिजम्पशन में उनको डाउटफुल मानने की संभावना स्पष्ट दिख रही थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अव्वल तो एक बात गंभीरता से लेकिन हल्के में कहूं, पूरी नैरेटिव चलाई गई बांग्लादेशी घुसपैठिया, आपकी लिस्ट में कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी का जिक्र, तो नफरत की खेती करने का काम आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग की उस खेती में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 65 लाख डिलीट किए गए हैं, ये मैं अभिषेक सर से भी पूछूंगा, इनको तो राइट टू अपील भी नहीं मिलेगी। इट्स अ कंप्लीट डिलीशन। राइट टू अपील तब होता है जब आपको शंका होती है, शुबा होता है, जैसा उन्होंने कहा कि मनोज झा के केस में आपको लगता है तो भाई प्रूव किया जाए। आपने एक झटके में डिलीशन मार दिया। जब आपने इसकी घोषणा की थी तो आपने कहा था कि कोई महत्व ऐसा कुछ नहीं होगा, फॉर्म लेके लोग जाएंगे, अगर आपका नाम है तो आपको एक प्री फिल्ड फॉर्म दिया जाएगा और अगर आपका नाम नहीं है तो आपको एक नया फॉर्म दिया जाएगा पावती के फॉर्म के साथ। कमाल है, एक भी नया वोटर नहीं मिला बिहार में। इतने गए, नया वोटर एक भी नहीं मिला। आपने जितने विजुअल्स देखे हैं, हमने 3 केस जाने कि मृतकों की लिस्ट से जिंदा लोग पाए गए जिन्हें मृतक में डाल दिया गया था। संभावना है और मुझे उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय
गंभीरता पूर्वक इस पूरी प्रक्रिया को देखेगा, क्योंकि आजाद भारत में इस स्केल पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की कोशिश कभी नहीं हुई। ये कानून का भी मैं कहूंगा मिसरीडिंग है, एवं आर्टिकल 326 के मर्म का भी, मर्म शब्द का नहीं मर्म का के साथ दिक्कत है। और अगर आपने वो विजुअल्स देखे होंगे हमारे रिपोर्टर्स के, कई साथियों के, अखबारों के, जिसमें बीएलओ एक जगह पर कई दफा एक पार्टी के दफ्तर में बैठ करके दस्तखत कर रहे हैं, तो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड भी है। मेरा प्रपत्र मेरे हस्ताक्षर के बगैर, मेरे अंगूठे के बगैर अगर जमा होता है और उसके आधार पर आप इसे कहते हैं कि ये क्लीनिंग एक्सरसाइज है, तो सॉरी टू से opacity has become the hallmark of your functioning। गैर पारदर्शिता। और उसी संदर्भ में हमारे दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अगर परिस्थितियां इस रूप में गई कि हमारे चुनाव आयोग का मॉडल यानी उसका प्रतिमान हमारे पड़ोस के मुल्क का चुनाव आयोग, बांग्लादेश का चुनाव आयोग हो जाए, तो फिर भागीदारी किस बात की, चुनाव किस बात का, नतीजे किस बात के। शुक्रिया। मेरे ख्याल में विस्तार से चर्चा हुआ है, खास करके अभिषेक जी जो वाकिफ है पूरे मामले से, वो आपके सामने रखा है। हम सीपीआईएम से 2-3 बात जोड़ना चाहते हैं। एक तो हम पहले कभी नहीं देखा कि चुनाव आयोग इस किस्म का फैसला बगैर कोई सलाह मशवरा पॉलिटिकल पार्टी के साथ करते हैं। हमेशा चुनाव आयोग का यही कहना रहा कि हम मानते हैं कि राजनीतिक पार्टी के बिना चुनाव नहीं हो सकता, तो इसीलिए जरूरी है कि सारा फैसला, और मिसाल के तौर पे आप जानते हैं ये जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये कोई कानूनी इसका दर्जा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों का जो आम सहमति से ये पारित है और किसी ने आदर्श आचरण संहिता को कभी चैलेंज नहीं किया। ये रही पहली बात। दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि एफिडेविट में उन्होंने ये बात को पुष्टि के लिए कि पूरे देश भर में ये विशेष सघन सुधार होगा, वो एक इंडिपेंडेंट स्टडी के बारे में बोल रहा है। वो स्टडी से हम प्रभावित होकर पूरे देश भर में ये SIR करेंगे और उसका शुरुआत है बिहार। तो ये कौन सी इंडिपेंडेंट स्टडी है, कौन इसमें शामिल है, क्योंकि जैसे मनोज जी भी बोल रहा था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा सुझाव नहीं दिया है, तो उनको जरूर ये बताना पड़ेगा, सिर्फ वोट को नहीं, देश के अंदर कि कैसे हुआ। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर है क्योंकि जो मामला लंबित है कोर्ट में, नॉर्मली हम इसके बारे में बाहर में इतना ज्यादा सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन आपको याद रहेगा ये SIR के बिहार में घोषणा होने तुरंत बाद जब विरोधी पार्टियों ने ये सवाल उठाया, चुनाव आयोग से नहीं उसका स्पष्टीकरण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी सामने आ गया। तो इसीलिए ये SIR जैसे मसले लेकर चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयोग का जो फैसला है उसको संरक्षण देने के लिए, उसको पुष्टि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी बात करने लगे। तो ये मामला तो शुरू से उन लोगों की ओर से राजनीतिक हो चुका है। और जैसे मनोज जी भी विस्तार से बोला है कि ये लोगों का नाम कट जाएगा और लोग कुछ नहीं कर सकता है, ये स्थिति पैदा हो गया। तो
तो हमारे देश में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पेपर्स देखें, आप देखेंगे हमेशा ये चुनाव प्रक्रिया को कितना व्यापक की जा सके, कितने लोगों को उसके अंदर शामिल की जा सके। हमारा इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है और यहाँ पे पूरा जो दृष्टिकोण है कि कैसे लोगों का नाम काटा जाएगा। तो ये हमारी बुनियादी सोच देश के अंदर चुनाव के बारे में, चुनावी लोकतंत्र के बारे में उसके बिल्कुल प्रतिकूल है। तो इसीलिए हम वोट में तो जो लड़ाई चल रहा है हम चलाएंगे, लेकिन बाहर में भी लोगों के बीच में हम जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं। इस हद तक कि एनडीए के अंदर शामिल पार्टियां भी इसको लेके सवाल उठाना शुरू किया है। तो इसीलिए ये लड़ाई चलेगा बिहार में, और अगर वो इसी के ऊपर आड़े रहते हैं पूरे देश में ये लड़ाई होगा और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। कोई डेडिकेटेड सवाल अगर कोई हो, ये क्वेश्चन अगर आप सवाल लेकिन कन्फाइन टू दिस इशू। सर,